आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दादाजी की कहानियाँ एक ऐसी चीज जिसके लिए मैं साल में 2-3 बार अपने गांव आ ही जाता हूँ। उस रोज मैं जब अपने गांव गया हुआ था तब बरसात का मौसम चल रहा था। चारों तरफ पानी कीचड़, इन सब को छोड़कर गांव में और भी कुछ दिखता ही नहीं था। उस रात भी खाना पीना खाकर मैं और दादाजी एक कमरे में थे। तेज बारिश की वजह से लाइट नहीं थी। कमरे में बस एक लालटेन जल रही थी। पिछले कुछ मिनटों से पता नहीं क्यों मगर दादाजी बड़े परेशान से लग रहे थे और खिड़की के पास खड़े होकर बाहर हो रही बारिश को एकटक देखे जा रहे थे। मैं बिस्तर पर से उठकर दादाजी के पास गया और पूछा, क्या हुआ दादाजी, आप क्या सोच रहे हैं? ये सुनकर दादाजी का ध्यान टूटा। तब उन्होंने जवाब दिया, इस बारिश को देखकर वो रात याद आ गई। इस पर मैंने पूछा, कौन सी रात दादाजी? तब दादाजी ने बताना शुरू किया। बात आज से तकरीबन 51 साल पहले की है। उन दिनों हमारा गांव अभी के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ था। बिजली नाम की कोई चीज भी होती है तब हम लोगों को ये पता भी नहीं था। वैसे तो अंधेरा हो जाने के बाद लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकला करते थे, पर अगर रात में कोई काम पड़ जाए तब लालटेन छोड़कर और कोई चारा नहीं था। उस वक्त भी बारिश का ही मौसम चल रहा था। ऊपर से ऐसा सुनने में आ रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। गांव के सभी लोग दहशत में थे क्योंकि उस दौर में गांव में जितने भी घर थे सारे मिट्टी के थे। पूरे गांव में एक भी पक्का घर नहीं था और अगर इतना खतरनाक तूफान आया तो शायद ही किसी के सर पर छत होगी। खैर, मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। दरअसल हमारे गांव में एक आम का बागान था जहां दिन रात पहरेदारी रहती थी, मगर तूफान के डर से पिछले 1-2 दिनों से बागान खाली पड़ा है। तो बाजार में बेचने के लिए ताजे ताजे आम मैं वहां से ला सकता हूं। भले दिन में अगर कोई होगा भी तो रात के अंधेरे में बागान खाली ही रहेगा। यही सोचकर मैंने देर रात वहां जाने का फैसला किया। मैंने ये बात घर पर भी नहीं बताई। खैर, सुबह से लेकर शाम तक बारिश बिना रुके बरसती रही। हवाओं का तो ये हाल था जैसे सब कुछ तबाह कर देंगी। रात का खाना पीना करके जब घर के सारे लोग सो गए तब मैं उठा और दबे पैर घर से बाहर आ गया। मेरे एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में लालटेन लटक रहा था। सारा गांव सो चुका था। मेरे अलावा एक भी इंसान घर के बाहर नहीं था, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी। ज़्यादा देर ना करते हुए मैंने उस आम की बागान की ओर चलना शुरू किया। बारिश एक ही सुर में बरसे जा रही थी, ना कम हो रही थी और ना ही बढ़ रही थी। कीचड़ में छपछपाते मेरे पैर बीच बीच में डगमगा जा रहे थे। खैर, तेजी से चलते हुए मैं आम के बागान के पास पहुंचा। रात के उस काले अंधेरे में वो बड़े बड़े आम के पेड़ खूब डरावने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हो। खैर, मैं आम बागान के अंदर दाखिल हुआ। अंधेरा इतना घना था कि मेरी लालटेन की रोशनी चींटी बराबर लग रही थी। तेज हवाएं जब पेड़ के पत्तों को छूकर गुजरती तो वो आवाज़ सुनने लायक थी। खैर, मैं अपने सामने वाले पेड़ के पास गया और लालटेन को नीचे झुकाकर ज़मीन पर देखा तो बहुत सारे आम हवा से टूटकर ज़मीन पर पड़े हुए थे। अपने साथ लाए थैले में मैंने उन आमों को भरना शुरू कर दिया। ज़मीन पर पड़े आमों में से कुछ आम एकदम सड़ चुके थे
और उन आमों को थैले में डालकर मैं सारे आमों को नहीं सड़ाना चाहता था। इसलिए लालटेन की रोशनी बढ़ाकर मैं उन आमों को जरा ध्यान से देखने लगा। नीचे झुककर जमीन पर पड़े आमों को मैं एकाएक उठा ही रहा था, तभी मुझे ठीक मेरे सामने कोई खड़ा दिखा। क्योंकि लालटेन की रोशनी में मैं किसी बच्चे के 2 पैरों को साफ देख पा रहा था। मैं ठिठक कर पीछे हट गया और जब सिर उठाकर लालटेन को आगे किया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं था। मगर ये कैसे हो सकता है? लालटेन की रोशनी में मैंने किसी बच्चे के पैरों को साफ देखा था। शायद आंखों का धोखा हुआ होगा। यही सोचकर मैंने बात को हवा में उड़ा दिया और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। खैर, जमीन पर गिरे आम खत्म हो गए, मगर मेरा लालच नहीं, लिहाजा मैं आगे की ओर बढ़ने लगा जिधर बहुत सारे आम के पेड़ थे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब एक अजीब किस्म का डर महसूस हो रहा था, जैसे मैं अकेला होकर भी अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ कोई और भी है जो दिख नहीं रहा। खैर, दूसरे पेड़ के पास जाकर मैं आम चुनने लगा। यहाँ थोड़े कम आम थे और बहुत दूर दूर पर पड़े हुए थे। मैं नीचे झुककर अभी आम चुन ही रहा था कि तभी एक आवाज़ ने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। विनोद काका, एक आम पीछे छूट गया है। मैंने ये आवाज़ पहचान लिया। ये राजू की आवाज़ थी, मगर ये मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि राजू को मरे साल भर होने को है। अगली बरसात में राजू की लाश इसी बगीचे में मिली थी। मैंने सहम कर अपना सिर ऊपर उठाया तो मेरा अंदाज़ा सही निकला। ठीक मेरे सामने राजू ही खड़ा था। मगर ये क्या? लालटेन की रोशनी में राजू का पूरा बदन दिख रहा था, मगर उसके पैर नहीं। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मैं कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। फटी हुई आंखों से अभी मैं राजू को देख ही रहा था, तभी राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, आप डरिए मत, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। इतना बोलकर राजू उस तरफ चला गया जिधर घना जंगल था। कुछ देर के लिए मैं सुन्न रह गया कि अभी अभी मैंने जो देखा और सुना, क्या वो सच था या कुछ और। मगर इतना तो पक्का था कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। जहाँ मेरा डर मुझे घर भाग जाने के लिए बोल रहा था, तो वहीं मेरा उत्सुक दिमाग इस सोच में पड़ा था कि आखिर राजू किन दोस्तों की बात कर रहा था। बहुत देर तक सोचने समझने के बाद मैंने ये तय किया कि राजू जिस तरफ गया है मैं भी उधर ही जाऊंगा, ये पता लगाने के लिए कि आखिर माजरा क्या है और इस जंगल में कौन है राजू का दोस्त। लिहाजा मैं छतरी, लालटेन और आम का थैला लेकर आगे बढ़ने लगा। उस जंगल में दाखिल होते ही मेरी छतरी पर जो बारिश की आवाज़ आ रही थी वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि सर के ऊपर इतने बड़े पेड़ थे कि बारिश की बूंदें उन्हीं में समा जाती। खैर, मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा। मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा कि तभी मुझे 4-5 लोगों के बुदबुदाने की आवाज़ आने लगी। मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन हिम्मत बांधकर मैं आगे बढ़ता रहा। लालटेन की रोशनी को ज़मीन पर मारते हुए मैं ज़रा संभल कर चल रहा था, ताकि किसी सांप बिच्छू पर पैर न लगे। चलते चलते ही मैं एक पेड़ को देखकर अपने आप ही रुक गया। मैं उस पेड़ से कुछ ही दूरी पर छिपकर खड़ा हो गया और लालटेन की रोशनी को कम कर दिया, क्योंकि उस पेड़ की डाली पर 4-5 बच्चे बैठे हुए थे। उस काले अंधेरे में भी उन सभी के चेहरों में से रोशनी निकल रही थी। उनमें राजू भी शामिल था।
वहाँ जितने भी बच्चे मौजूद थे सभी पहले ही मर चुके थे। कोई इसी बगान के पेड़ से गिरकर मरा था तो किसी की लाश बरामद हुई थी। मैं समझ गया था कि मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे बिना आवाज़ किए घर लौट गया और उस दिन के बाद से कभी भी उस आम के बगान में नहीं गया। दादाजी की सारी बात सुनकर मैंने कहा, दादाजी, वो आम बगान अभी भी है गांव में? इस पर दादाजी ने कहा, हाँ, बहुत पूजा पाठ और झाड़ फूक करवा कर उन बच्चों की आत्माओं को भगा दिया गया और उस आम के बगान में एक घर भी बन चुका है। अभी मैं और तुम उसी घर में हैं। ये सुनकर मुझे एक झटका सा लगा और मैं बहुत डर गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे अगली कहानी के साथ।